आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 15वां भाग लेकर आ रहे हैं और यह आपके बेहतरीन किताबों का निचोड़ होगा। अगर आप चाहते हैं इसे इंग्लिश में पढ़ना तो आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप पर जाकर आप इसको इंग्लिश, हिंदी और हिंदी में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको कंबाइंड वीडियो भी मिलता है। इसके लिए डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए, ये हम एक क्रम से कवर कर रहे हैं, तो इसके पहले वाले पार्टों को अगर आप देखेंगे तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है और ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। परीक्षा में इस तरह के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपको बताना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो पहला कथन है कि मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष भर में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। मतलब जो नरेगा था शुरू में, बाद में वो मनरेगा हो गया, उसके बारे में बात की गई है कि मनरेगा में आखिर होता क्या है। तो मनरेगा में वही होता है कि जो परिवार इसके अंदर आता है, मतलब कि जो इसके लायक है, उसके एक सदस्य को 100 दिन के काम की गारंटी दी जाए। यह है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। तो ये तो बिल्कुल सही है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधिक है। रोजगार का अधिकार भाग 3 में नहीं है, यानी कि आपका पहला सही है और दूसरा गलत है। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही सुमेलन इस प्रकार है। जैसे कि देखिए, परीक्षा में सुमेलित करने के लिए दिया जाता है, एक तरफ दे देगा कि अनुच्छेद 51 में क्या होता है, और ये आपके दाएं वाले सेक्शन है। अब आपको यहाँ से मिलाना पड़ता है कि हाँ, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। लेकिन यहाँ पे जो भी आपको दिया गया है सारे सही दिए गए हैं। आर्टिकल 51 में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन के बारे में। अनुच्छेद 43 क में कहा गया है उद्योगों में प्रबंध और कर्मकारों के भाग लेने के अधिकार के बारे में। और इसके अलावा 48 क में कहा गया है पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य तथा वन जीवों की रक्षा के बारे में। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, तो आपके सामने कुछ जो आर्टिकल हैं वो काफ़ी जरूरी हो जाते हैं, जिसमें से आर्टिकल अगर 38 से लेकर के और इसके अलावा जो 51 है, यहाँ पे इनके बीच के जो सारे आर्टिकल हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो यह है अनुच्छेद 43A। देखिए, यहाँ पे हमने बात किया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 38। इसमें क्या होता है कि राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कानून बनाएगा जिससे कि राज्य के लोगों का भला हो। ये था 38। इसके अलावा 39 क, इसमें क्या है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ये है 39 का पहला। इसके अलावा जो 39 का ख है, इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार किया जाएगा ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। ये कौन है? ख वाला। इसके अलावा जो जरूरी है वो हम आपको बता रहे हैं। जो आर्टिकल 40 है, इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। और भारत में जो ग्राम पंचायत है वो कितने लेयर पे काम करती है? 3 लेयर पे। पहला होता है गांव, दूसरा होता है ब्लॉक और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा जो आर्टिकल 41 है, इसमें कहा गया है कि कुछ दशाओं में, हमेशा नहीं, कुछ दशाओं में व्यक्ति को काम, शिक्षा, इसके अलावा लोक सहायता का अधिकार होगा। लोक सहायता का अधिकार होगा। इसके अलावा जो आर्टिकल 42 है, यानी कि 42, इसमें कहा गया है कि काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता करना सरकार का काम होगा। 43वें में कहा गया है कि कामगारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी तथा कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना सरकार का काम होगा। इसके अलावा जो सबसे जरूरी है ये है 48 में कृषि और पशुपालन के बारे में बताया गया है। कृषि एवं पशुपालन। इसके अलावा जो आर्टिकल 49 है, मतलब कि 49, इसमें कहा गया है कि जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होंगे उनकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा जो अगला है 50वां, इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग काम करेगी। मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका का काम हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका तो सर्वोपरि है, ये तो आपको पता ही है। हालांकि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा पावर किसको है या सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है,
तो भारत में संविधान ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। संविधान के आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर किसी भी व्यक्ति को चलना होता है। तो ये रहे कुछ नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल जो कि आपसे कई बार पूछे जाते हैं। अगर आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो ये आपको एक लिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है। मतलब कि किस आर्टिकल में कहा गया है। ये कहा गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, और ये है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। देखिए, अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो ये 36 से 51 तक है। इसके अलावा अगर हम मूल अधिकार की बात करते हैं तो ये कितने से कितने तक है, क्या आप बता पाएंगे? 12 से 35 तक। चलिए आप कमेंट करके बताइए, नागरिकता किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? बताइए, आपके पास 5 सेकेंड होगा। नागरिकता यह है 5 से 11। अगला है कि संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, ये कौन है? ये है बच्चे, स्त्रियां और जनजातियां। मतलब इनका अगर कहीं पर शोषण होता है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं और संविधान के थ्रू आपका पूरा सहायता किया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो ये है मद निषेध, गौ संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से क्यों भिन्न है? क्योंकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत होता है उसको राज्य लागू करता है, इसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये सरकार के पावर को बढ़ाता है, और जो मौलिक अधिकार है ये आपका अधिकार है, ये आपके पावर को बढ़ाता है और इसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, बस 2 ही कोर्ट आप जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि गांधीवादी सिद्धांत जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से प्रतिबिंबित होती है, ये क्या है? मतलब कि कौन ऐसा काम है जो कि नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है जो कि गांधीवादी सिद्धांत से प्रतिबिंबित, मतलब कि उससे प्रेरित लगती है? तो यह है ग्राम पंचायतों का संगठित करना, ग्राम पंचायतों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। देखिए, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं तो क्या बताएंगे? आयरलैंड। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार, तो आपका उत्तर अमेरिका होना चाहिए। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है तो आपका उत्तर क्या होगा, ये आप हमें कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। मूल अधिकार अमेरिका से, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं ये आपको बताना है। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह कौन है जिसके बारे में संविधान शांत है? यह है प्रौढ़ शिक्षा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि संविधान में बाद में जोड़ा गया, यह है मुफ्त कानूनी सलाह। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार, जिसको हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, जो लाया गया था 2005 में। सरकार थी मनमोहन सिंह की, मतलब कि यूपीए 1 गवर्नमेंट थी इस समय। अगला है कि नीति निर्देशक तत्व कौन है? मतलब कि यह है समान नागरिक संहिता, सभी व्यक्ति के से समान व्यवहार करना, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के अंतर्गत राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मतलब कि राज्य क्या करेगा, क्या बताया गया है उसको सिद्धांत में? उसको बताया गया है कि पुरुष और महिला के समान कार्य हेतु समान वेतन मिलना चाहिए, जीविका उपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार होगा, काम हेतु न्याय संगत और मानव उचित दशाएं होनी चाहिए। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कहा गया था किसके द्वारा? ये थे के.टी. शाह। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया किसके कहने पर? ये बनी थी एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है, क्या आप बता पाएंगे? यूएसएसआर यानी कि रसिया से। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मूल कर्तव्य को रखा गया है तीसरे स्थान पे। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया जाता है किसमें? 51A में। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको MCQs वाली वीडियो मिले, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप
और प्रीवियस ईयर पेपर तो आप हर रोज शाम को 8 बजे जुड़ करके देख पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लें और उसमें ऑल सेलेक्ट करें, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ऐप भी डाउनलोड किए हैं तो वहाँ पर भी आपको डेली अपडेट मिलता रहता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य कौन कौन थे? ये थे AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन। सरदार स्वर्ण सिंह समिति को मतलब कि यहाँ पे देखिए मूल कर्तव्य के लिए जाना जाता है। इनके सिफारिश पर ही मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। ये सारा आपको याद होना चाहिए। देखिए जो हम संविधान संशोधन करते हैं ये आर्टिकल 368 के तहत करते हैं। अगला है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये कहाँ कहा गया है? ये आर्टिकल 51 क। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं 51 क में। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। सारे बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन क्या है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित देखिए इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है और स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। अगर आपको मूल कर्तव्य के बारे में बताएं तो इसे भाग 4 क में जोड़ा गया है। आर्टिकल 51 क में 11 मूल कर्तव्य होते हैं। 11 मूल कर्तव्य हम आपको मतलब बता देते हैं, तो आप सुनिए बस ध्यान से। पहला है कि प्रत्येक नागरिक का अधिकार मतलब कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करेगा, उसके आदर्श, संस्था और राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करेगा। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेगा और उसका पालन करेगा। तीसरा है कि देश की रक्षा करेगा। चौथा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेगा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखेगा। वैसे ये तीसरा था, देश की रक्षा करेगा, ये चौथा है। पांचवा है कि भारत सभी लोगों में समसमता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करेगा। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, ये छठवां है। कुल मिलाकर आप ये जानिए कि 11 होते हैं। USSR से लिया गया है, भाग 4 क में जोड़ा गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 51 क में। अगला है कि भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? देखिए दरअसल उस समय बस 10 ही मूल कर्तव्य थे। हम बात कर रहे हैं 1976 में, तो केवल 10 ही मूल कर्तव्य थे। लेकिन बाद में एक मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 2002 में, 86वां संविधान संशोधन। और ये क्या था? माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। ये था 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ और इसे मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। यानी कि पहले जो मौलिक कर्तव्य थे उनकी संख्या थी 10, लेकिन बाद में एक जोड़ दिया गया, यानी कि अब कितने हैं? तो 11। भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है, यह है भाग 4 का क। आर्टिकल कौन सा है? 51 क। दोनों याद रखिए, यह है भाग और यह है आर्टिकल, मतलब भाग के अंदर आर्टिकल होते हैं। एक नागरिक का मूल कर्तव्य क्या क्या होगा? तो हमने आपको सब बता दिया कि आपको पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, उनका संवर्धन करना होगा, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले हमारे उच्च आदर्श हैं उनको सजोए रखना होगा तथा उनका पालन करना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना होगा। भारत का मौलिक कर्तव्य क्या है? तो ये बताता है कि हमें मिली जुली संस्कृति का पालन करना होगा और जो हमें विरासत मिली है उन्हें संरक्षित करना होगा। मौलिक कर्तव्य वही एक ही क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट किया गया है। तो बस आपको करना क्या है कि मौलिक कर्तव्य के बारे में जो भी फैक्ट हमने बताया, इनकी संख्या 11 है। पहले 10 हुआ करती थी, 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। तो अगला है कि भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य क्या है? भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य में देखिए जब यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे तब आप इसको सही से कर पाएंगे और उसमें सही था वन्य प्राणी संरक्षण। सही कथन पूछा गया है, वैसे परीक्षा में सही नहीं दिए जाते हैं, 4 में से एक सही होगा, लेकिन यहाँ पे जो तीनों दिए गए हैं तीनों सही हैं।
कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है। बिल्कुल सही है, मूल कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग चौथे क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। बिल्कुल सही है, आर्टिकल 51 क में भी है। 51(1) के प्रत्येक नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। बिल्कुल सही, इनकी संख्या 11, पहले 10 हुआ करती थी, बाद में 2002 में 1 को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है 11। देखिए आपको एक ही क्वेश्चन बार बार दिख रहा होगा, कारण ये है कि जितने क्वेश्चन आपके परीक्षा में जिस तरह से पूछे गए हैं उन सबको यहाँ पे कवर किया गया है, एक तरफ से कवर किया जा रहा है। अगर आप सारी वीडियोज को देखेंगे तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। यहाँ पे देखिए सुमेलित करने के लिए दिया गया है कि भाग 2 में क्या है। भाग 2 में नागरिकता है, नागरिकता मतलब कि 5 से 11, ये आर्टिकल हम बता रहे हैं। भाग 3 मूल अधिकार 12 से लेकर 35। भाग 4 राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ये है 36 से लेकर 51। तो ये आप तीनों का आर्टिकल भी याद रख सकते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और इसे अछूड़ रखें, ये कहा गया है मूल कर्तव्य में। कथन है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति की शक्तियां उतनी है ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति की सारी शक्तियां कैबिनेट में जाके खत्म हो जाती हैं। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होगा, बिना कैबिनेट के अप्रूवल के राष्ट्रपति नहीं ले सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्य दिया गया है। क्या क्या है मूल कर्तव्य, कई बार आपको बता चुके हैं, 11 इनकी संख्या है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान। प्रत्यक्ष क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग उनका चुनाव नहीं करते हैं। उनका चुनाव किया जाता है किसके द्वारा, क्या आप बता पाएंगे? लोकसभा के मेंबर, मतलब कि जो चुने गए हैं, राज्यसभा के मेंबर जो चुने गए हैं, और विधायक विधानसभाओं के जो चुने गए हैं, ये लोग मिलकर के चुनते हैं प्रेसिडेंट को। देखिए वहाँ का चुनाव कुछ अलग तरीके का होता है। वहाँ पे आपको एक लोग को नहीं, आप चाहें तो 2-3 लोगों को एक साथ मत दे सकते हैं। वहाँ पे 1, 2, 3 इस तरह लिखना होता है, पहले हम इनको चाहते हैं तो इस तरह, तो ये सिस्टम होता है। वैसे इसे हम प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से कवर करेंगे। कथन है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुना जाता है। बिल्कुल सही है, यह निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो कि संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। दोनों सही है और ये इसका स्पष्टीकरण है। अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था लोकसभा, राज्यसभा और विधायक जो कि निर्वाचित हो। अगला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। कब? हमने अभी कहा कि विधायक जी को मतलब अधिकार है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव में जाकर मतदान करे, लेकिन कह रहा है कि कब राज्य का मुख्यमंत्री मतदान नहीं कर पाएगा। देखिए उसके एक ही कंडीशन है, क्योंकि मतदान करने के लिए उनको विधायक होना जरूरी है, वो भी विधानसभा का। थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो ये समझ जाएंगे। अब आपको किसी किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद मिलेगी। विधान परिषद, इसे हम उच्च सदन कहते हैं, इसे निम्न सदन कहते हैं। अब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को हम सीएम बना देंगे, लेकिन जरूरी है कि ये व्यक्ति या तो विधान परिषद का मेंबर हो या फिर विधानसभा का मेंबर हो। किसी का भी मेंबर होगा तो उसे विधायक ही कहा जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो लोग विधायक चुन करके आते हैं विधानसभा से, उनको ना बना करके किसी अन्य व्यक्ति को बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो 2020 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ये जब उत्तर प्रदेश के सीएम बने उससे पहले ये गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद थे। तो एक सांसद को सीएम कैसे बनाया जा सकता है? इन्होंने अपने लोकसभा के पद से इस्तीफा दिया, तभी इनको सीएम बनाया गया। अब जब इनको सीएम बनाया गया तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर इनको विधायक होना जरूरी है। अब चाहे ये विधानसभा के विधायक हो जाए या फिर विधान परिषद के। विधानसभा का जो विधायक होता है इसके लिए पब्लिक चुनाव मतलब कि मतदान करती है, जैसे विधायक का चुनाव होता है एमएलए का। लेकिन विधान परिषद में प्रक्रिया कुछ अलग हो जाती है। तो इसके लिए जो राजनेता है, कई उपाय हैं उनके पास। वो लोग क्या करते हैं कि अपने किसी विधायक से जो उनकी सेफ सीट लगती होगी उससे इस्तीफा दिलवा देंगे और यहाँ पे अपने खड़ा हो जाएंगे और जीत जाते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर विधानसभा में कोई सीट खाली होने वाली है या फिर खाली है
तो वहां पर से ये लोग चुन के आ जाते हैं, इससे ये विधायक जी को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसी तरह हुआ, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं ये विधानसभा से चुन करके आए हैं। इस तरह की कंडीशन में जब ये विधानसभा से चुन करके आएंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये मतदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मतलब कि निर्वाचित नहीं है। मतलब कि कह रहा है कि जो निर्वाचन मंडल में, विधानमंडल में जो उच्च सदन का सदस्य होगा तो वो उनको मतदान नहीं कर पाएगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य के द्वारा विभाजित करके भागफल का 1000 से गुणा गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान में स्थिति जनसंख्या से तात्पर्य अभिनिश्चित जनसंख्या से है। किस द्वारा? देखिए यहाँ पे एक स्पेशल मतलब रूल है उनके वोट काउंट करने का। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश का एक विधायक होगा, अगर वो 1 वोट देता है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी असम के एक विधायक से। मतलब कि जनसंख्या पे डिपेंड करता है, और ये आपको हम अच्छे से राष्ट्रपति वाले में बताएंगे। बस आप यहाँ पे ये याद रखिए कि जो यहाँ पे जनसंख्या को बेस माना जाता है यह है 1971 की जनगणना। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक क्या है? तो आवश्यक है कम से कम 35 साल का व्यक्ति हो, लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। अभी हमने आपको अच्छे से बता दिया। भारत के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। देखिए निर्वाचित आ रहा है, इसको ध्यान रखिए, जो कि इलेक्ट होके गए हैं। सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी हैं दिल्ली और पुदुचेरी, इसके निर्वाचित सदस्य। अब एक नया स्टेट हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, इसके भी लोग आएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे कोई सीएम ही नहीं, मतलब कि कोई सीएम नहीं चुन के आया है, चुनाव नहीं हुआ है। तो जब ये होगा तो अब यहाँ के भी लोग इसमें भाग ले पाएंगे। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा। मतलब कि आपको भी लगता होगा कि क्यों नहीं ढेर सारे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जो इनके निर्वाचक मंडल में लोग हैं, मतलब कि लोकसभा का निर्वाचन, राज्यसभा के निर्वाचित लोग, विधायक, इन लोगों को मिलाकर के 50 लोगों का सिग्नेचर होगा तभी कोई व्यक्ति खड़ा हो पाएगा। तो यह है निर्वाचक, 50 लोगों का सिग्नेचर होना जरूरी है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में क्या सही है? तो प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। अभी हमने आपको पिछले पेज पे बताया था यहाँ पे। अगला है कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के उपरांत उसकी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, कहीं का भी है, वो निर्वाचित हो सकता है, लेकिन उसके बाद उसको तुरंत अपना जो पुराना वाला पद है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।